नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास करेंगे, जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन आपके लिए डाला था। कंप्यूटर की टाइम टाइम पर, खासकर संडे को आपके लिए क्लास डाल दी जाएगी और जब मुझे समय मिलेगा तब मैं डाल दिया करूँगा। अब हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास फर्स्ट करेंगे, तो उससे पहले आज हम अपनी क्लास को एक अच्छे से वाक्य मोटो के साथ चालू करना चाहेंगे। उसका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित होकर आज मैं उनके एक पंक्ति लेकर आया हूँ जो शायद आपको पसंद आए और आपको अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक करे। पंक्ति है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी के विचार रहे हैं और इन्हीं विचारों के साथ आज हम अपनी क्लास की करते हैं शुरुआत। इंग्लिश ग्रामर इंट्रोडक्शन। तो चलिए, इंट्रोडक्शन। इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कई सारे टॉपिक आते हैं। टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स और रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत कुछ आता है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे बिगिनर्स लेवल से। जैसे कि आप सब जानते होंगे, आई गो, मैं जाता हूं। लेकिन आपको पता है कि अगर हम इस पे थोड़ा जोर देना चाहें तो हम इसमें डू का यूज करेंगे। ये डू क्या है और क्यों हमने यूज किया है? कुछ लोग कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का यूज तो नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ये आपने क्यों कर दिया? लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि यहां इसका अर्थ है मैं जाता हूं, और यहां अर्थ है मैं तो जाता हूं। यहां जो ये तो है, डू, मैं तो जाता हूं, ये स्ट्रेस वर्ब का काम करता है। मैं तो जाता हूं या फिर मैं जाता तो हूं। मैं जाता तो हूं, वो ज्यादा सही लग रहा है। मैं जाता तो हूं। ये डू यहाँ पे क्या है? हमारी स्ट्रेस वर्ब। ये वाक्य पर स्ट्रेस पैदा कर रही है। कैसे कर रही? आपकी स्कूल से शिकायत आ रही है कि, या कॉलेज से, कि बच्चा क्या कहते हैं, स्कूल या कॉलेज नहीं आ रहा है, तो आप अपने मम्मी पापा से क्या कहेंगे? कि मैं जाता तो हूं, मैं रोज स्कूल जाता तो हूं। आमतौर पर कहेंगे कि मैं जाता हूं, जब इतना वो नहीं लगेगा कि हाँ हम बात पर जोर देना चाह रहे हैं। मैं जाता हूं, वो तो सब जाते हैं। लेकिन मैं जाता तो हूं, आपके कहने पर जाता तो हूं। अब इसमें वाक्य में स्ट्रेस देके जोर दिया जा रहा है, तो शब्द और डू ये लग रहा है। ये जो सेंटेंस है ये छोटा है, इसलिए आपको शायद आसान लग रहा होगा, पर ये एक बड़े रूप में बनाकर कंपटीशन लेवल में भी पूछ लिया जाता है। तब बच्चा घूम जाता है, सोचता है कि डू तो यहाँ आने से रहा नहीं, क्योंकि डू के साथ नॉट आएगा, वो यहाँ पे नॉट का यूज कर जाता है। लेकिन कई बार हम अक्सर जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, इसलिए हमको नियम आने चाहिए। तो ये इसमें अंतर है। इसके अलावा कई वर्ब होती हैं। एक होती है रिलेटिव वर्ब। He is my brother. He is my brother. यहाँ पर ये जो is है ये रिलेटिव वर्ब, क्योंकि ये इसका ब्रदर से संबंध बता रहा है, रिलेशन। इसी प्रकार हो गया पजेसिव। पजेसिव किसे कहेंगे? पजेसिव का हिंदी में होता है अधिकार दर्शाना, स्वामित्व दर्शाने वाले वाक्य, पजेसिव सेंटेंस आगे हम पढ़ेंगे। जैसे आई हैव अ कार, तो इसमें ये जो है ये क्या है? तो ये पजेसिव वर्ब, ये स्वामित्व दर्शा रही।
आई यानी मेरा, गाय से, काउ से। ऐसे ही काफी सारे वो होते हैं, स्ट्रेस वर्ब है, रिलेटिव वर्ब है, पजेसिव वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब जो आपस में लिंक करें कि हम साथ साथ हैं। इसमें जो दो लोग हैं या जितने भी लोग हैं वो लिंक हो रहे हैं। उसका एग्जांपल हम आपको आगे दे देंगे। इसके अलावा आपने इन सब सेंटेंस में क्या नोटिस किया? इसमें कुछ ऐसा उतारने वाला तो है नहीं, ये मैंने खाली समझाने के लिए आपको वो किया था। इसमें आपने यूज देखा होगा कि इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों का बड़ा रोल है। ऑब्जेक्ट का तो आप एग्जांपल देखते ही हैं, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, जहां पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। सब्जेक्ट जब चेंज होता है तो वर्ब भी चेंज हो जाती है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। ऐसे ही वर्ब का भी, वर्ब अगर सिंगुलर होगी तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, और वर्ब अगर प्लूरल होगी तो सब्जेक्ट भी प्लूरल ही यूज होगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों का बड़ा झमेला है। ये पूरे नियम कानून चेंज कर देते हैं। अभी जो मैंने डू लगाया था वो भी एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक खेल है। बात को कहने का तरीका, इंग्लिश में बात का कहने का तरीके पर बड़ी निर्भर करती हैं चीजें। तो अब हम शुरुआत करते हैं। आमतौर पर सभी स्कूल या कोई भी हो, कोचिंग हो, वहां पे इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत शुरू वाले टॉपिक से ही करते हैं। शुरू में तो शायद आपको इंटरेस्ट ना आए, क्योंकि आप शायद वो चीजें पढ़ चुके होते हैं, लेकिन मैं उनको ऐसे तरीके से बांटूंगा कि आपको इंटरेस्ट आएगा। तो हम शुरू करेंगे टेंस टॉपिक, जो आप शायद 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। टेंस सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, आमतौर पर स्कूल कॉलेजों में यही बताया जाता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और फिर उन तीनों के 4 बेटे ऐसे करके, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, फिर सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH वर्ड वाले, ऐसे करके सेंटेंस आ जाते हैं। लेकिन सबसे हम पहले बात करेंगे कि टेंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आए ये टेंस हमारे टॉपिक में, कहां से, कौन से देश से। तो टेंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है टेम्पस शब्द से। अब ये टेम्पस शब्द क्या है, कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये है यूरान भाषा या लैटिन भाषा। जैसे कि हमने कंप्यूटर में भी पढ़ा था, कंप्यूट और कंप्यूटर, इंग्लिश और लैटिन, ये 2 भाषाएं आई थी। इसमें ये यूरान और लैटिन एक ही चीज है, इनके 2 नाम हैं। तो ये जो टेम्पस है ये यूरान और लैटिन भाषा का क्या है, एक शब्द है साहब। इसके अलावा टेंस का किसको कहते हैं? द वेल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड टाइम इज कॉल्ड टेंस। द वेल कॉम्बिनेशन of verb and time, the well combination of verb and time is called tense. और क्या हिंदी में बोले तो क्रिया और समय के
सुव्यवस्थित समूह को, सुव्यवस्थित रूप को ही टेंस कहते हैं। क्रिया व समय के सुव्यवस्थित रूप को ही टेंस कहते हैं। और क्या है, द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके अलावा द चेंजिंग फॉर्म of verb, the changing form of verb is called tense. The changing form of verb, आपने देखा होगा हर टेंस में वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, तो क्रिया के बदलते हुए रूप को ही टेंस कहते हैं। क्रिया के बदलते हुए रूप को ही टेंस कहते हैं। और टेंस में हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर आमतौर पर एक टेंस नहीं माना जाता है, ना इसको शायद ज़्यादातर पूछा जाता है, पर बिगिनर्स के लिए इसे जानना जरूरी है। फ्यूचर एक इमेजिनेशन के रूप में हम इसको यूज करते हैं। हम पहले फ्यूचर टेंस बनाने से पहले कल्पना करते हैं इमेजिनेशन की, वो होगा, वो जाएगा, वो गाएगी, ऐसे करके। इसके अलावा वही इन तीनों के 4 बेटे हो गए। वो चारों बेटों के क्या नाम है? तो पहले का नाम है इंडेफिनिट, दूसरे का नाम है कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम है परफेक्ट, और चौथे का नाम है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया, अभी ऊपर चलते हैं। ऐसे ही इन चारों में भी यही सेम हो जाए, मार करके खत्म। इसमें भी हो जाएगा सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड और WH वर्ड नेगेटिव। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर हम इसका एक अच्छी तरह से वर्गीकरण करेंगे, टाइप पढ़ेंगे इसके। इसमें आपने शायद ये सब पहले पढ़ लिया होगा, लेकिन शायद इसकी उत्पत्ति नहीं पढ़ी होगी। इसकी उत्पत्ति हुई है टेम्पस भाषा, टेम्पस शब्द के से, जो कि यूरान या लैटिन भाषा का शब्द है। टेंस किसको कहते हैं? द वेल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड टाइम इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के सुव्यवस्थित रूप को ही क्रिया कहते हैं। नहीं, क्रिया और समय के सुव्यवस्थित रूप को ही टेंस कहते हैं। और द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के बदलते हुए रूप को ही टेंस कहते हैं। और इसमें क्रिया और समय के सुव्यवस्थित रूप को टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। इनके 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। इसके भी 4, इसके भी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके 4 प्रकार हम पढ़ेंगे जो कि बड़े अलग टाइप हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें पहला है हमारा फंक्शनल सेंटेंसेस। फंक्शनल मतलब कार्य वाले वाक्य, फंक्शनल सेंटेंसेस, कार्य वाले वाक्य। वाक्य, कार्य वाले वाक्य। दूसरा है नॉन फंक्शनल सेंटेंस। नॉन फंक्शनल सेंटेंसेस। इसमें आ जाएगा बिना कार्य वाले वाक्य। बिना कार्य वाले वाक्य। तीसरा है हमारा शोइंग ओनरशिप सेंटेंस, अधिकार शो करने वाले सेंटेंस। showing ownership sentences, स्वामित्व दर्शाने वाले वाक्य। स्वामित्व दर्शाने वाले फोर्थ में आ जाएंगे अदर्स। इसमें जो अदर्स है वो टेंस का सबसे बढ़िया पार्ट है, मतलब जो आपने पढ़ा नहीं होगा, जो इंग्लिश बोलने वालों के लिए ही एक अच्छा पार्ट है। उनको इसमें नए नए सेंटेंसों के बारे में पता चलता है कि ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं। इंग्लिश को बोलने के लिए हिंदी का यूज करना कोई गलत नहीं है, बट पूरी तरह से हिंदी पर डिपेंड रहना ये गलत है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। इसलिए मैंने सारी चीज़ें हिंदी में भी लिखी और इंग्लिश में भी लिखी है। इसको भी लिख देता हूँ, अन्य अदर्स सेंटेंसेस, अन्य वाक्य। फंक्शनल सेंटेंसेस आप समझ सकते हैं, कार्य वाले वाक्य। मैं नहाता हूँ, वह दुकान पर जाता है, वह साइकिल चलाता है, वह सोता है, वह खाता है, वह पीता है। ऐसे करके ये सारे सेंटेंस हो गए फंक्शनल सेंटेंसेस। नॉन फंक्शनल सेंटेंसेस, इनमें ऐसे सेंटेंसेस को लेंगे जिनमें कोई कार्य नहीं आता, जैसे ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ नर्स, जिसमें पोस्ट वगैरह जो बताई जाती है उसमें नॉन फंक्शनल सेंटेंसेस आ जाएंगे।
शोइंग ओनरशिप सेंटेंसेस, जो मैंने शुरू में बात करी थी, स्वामित्व दर्शाने वाले वाक्य। ही इज माई ब्रदर, ही इज माई सिस्टर। इसके अलावा आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूँ, ऐसे करके। अदर्स में काफ़ी सारे आ जाएंगे, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई, वर्षा होने वाली है, राधा नाचने वाली है, राधा नाचना शुरू करती है, ऐसे करके बहुत सेंटेंसेस आगे आएंगे, पढ़ेंगे। हाँ, अब हम अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करें। तो अब हम अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।